उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान दक्षिण कोरिया के साथ कई प्रस्ताव साइन हुए थे। हालांकि इन प्रस्तावों को जमीनी रूप पर उतारने में उत्तर प्रदेश सरकार जुट गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को लेकर एमओयू साइन हुए। ये एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ साइन हुए, जिसमें दक्षिण कोरिया के गवर्नर भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश में किस किस क्षेत्र में निवेश होगा, किन किन चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी, क्या सब्सिडीज होंगी और किन क्षेत्रों में स्पेशल तौर पर इस निवेश के दौरान खासा ध्यान रखा जाएगा, जिसमें रोजगार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो निवेश है उसको बढ़ाने की दिशा में काम होगा। इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में संभावनाओं को लेकर भी बात हुई, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक, साथ ही साथ टेक्सटाइल और उसके अलावा फार्मा उपकरणों के क्षेत्र में कई निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में इस कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से अब मंथन शुरू हो गया, यानी कि अब कांग्रेस से पूरी तरीके से 2024 के अभियान में जुट गई है। यानी कि साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज एक बड़ी समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक के अंतर्गत कई अहम फैसले भी लिए गए, यानी कि जन जन पहुंचने का जो उनका अभियान है, उस अभियान के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही साथ में अपने ही कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है और पार्टी को आगे कैसे आगे लेके जाना है। इन अभियानों के तहत ही कांग्रेस इस बार 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। यानी कि साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही इस काम को किया जा रहा है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही, वहीं कांग्रेस भी इन तैयारियों से कहीं पीछे नहीं है। यानी कि समीक्षा बैठक के अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे काम करना है और किन मुद्दों को लेकर के केंद्र की सरकार को घेरना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला जो है उसमें लगातार दिनेश शर्मा हैं जो कि वादी हैं, जिसमें इसकी लड़ाई निरंतर कोर्ट में लड़ते रहे। लेकिन आज दिनेश शर्मा को सर्वसम्मत से श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे जो इनका मामला, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में चल रहा है, उसको धार मिलेगी और तेजी से इसको लड़ाई लड़ी जाएगी दिनेश शर्मा जी के द्वारा। लेकिन हम आपको बता दें, दिनेश शर्मा ने जब से इस बात को कोर्ट में दाखिल किया है और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तब से वो नंगे पैर भी चल रहे हैं। उन्होंने प्रण किया है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटा नहीं लेंगे, तब तक वो पैरों में कोई भी चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे। वो निरंतर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन अब उनको इस श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष बनने के बाद में गिरिराज ग्रहण की उन्होंने जाकर के वहां पर दर्शन किए और पूजा अर्चना किया और अपने साथियों के साथ जिन्होंने उनको सर्वसम्मत से अध्यक्ष बनाया है। दिनेश शर्मा हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। विश्वनाथ की नगरी काशी में आपने अलकनंदा क्रूज का मजा लिया होगा, पर अब आप बहुत जल्द ही प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी क्रूज की सवारी कर सकते हैं। जी हां, अयोध्या नगर निगम ने दुबई क्रूज के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत अब पुष्पक विमान नामक क्रूज की सवारी कर सकने का आनंद ले सकते हैं पर्यटक। साथ ही साथ कनक महल नाम के एक हाउस बोट की भी एक तैयारी की गई है, जिसको बहुत जल्द ही सरयू नदी में पर्यटकों के लिए उतारा जाएगा। माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, उसके बाद अब करोड़ों श्रद्धालुओं को अयोध्या में आते हुए देखा जा सकता है, जिसके चलते अयोध्या के आसपास के क्षेत्र के साथ ही अयोध्या के पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले हेलीकॉप्टर राइड और अब माना जा रहा है कि पुष्पक विमान और कनक महल को सरयू में उतार के एक बार फिर से पर्यटकों को एक बड़ा सौगात देती हुई नजर आएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। कानपुर में समग्र विकास बैठक मंडलायुक्त कार्यालय में बुलाई गई, जिस बैठक को लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। इस दौरान आपको बता दें कि कानपुर के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए, मगर सबसे बड़ी बात यह रही कि कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी और कानपुर देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले इस बैठक में नहीं पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक भी शामिल नहीं हुए, जबकि शहर की समग्र विकास बैठक बुलाई गई थी। ऐसे में कानपुर के अन्य जनप्रतिनिधि विकास को लेकर कितना सजग हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं जब इस बैठक में सांसदों के ना पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने निमंत्रण सबको भेजा था, आना ना आना उनका व्यक्तिगत मामला है। ऐसे में आपको बता दें कि कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का जो कि सुंदरीकरण के साथ साथ विकास कार्य हुए हैं, उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है, जिसको लेकर भी चर्चा की गई है।
के जंतर मंतर पर पहलवानों के चल रहे प्रदर्शन के बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों को चैलेंज कर दिया था। बृजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक के माध्यम से पहलवानों से कहा था कि मैं यानी कि बृजभूषण शरण सिंह लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये शर्त रखता हूं कि मेरे साथ साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी नार्को टेस्ट हो। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी लिखा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और तमाम जो संबंधित मंत्रालय और नेता हैं उनको कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह ने टैग किया था। बृजभूषण शरण सिंह के इस सवाल के जवाब में पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाकायदा पहलवानों ने कहा कि हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं और ना सिर्फ हमारा यानी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ साथ जिन महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उनके भी नार्को टेस्ट कराया जाए। और पहलवानों ने कहा कि ये नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। इसके साथ ही पहलवानों ने कहा कि कुछ जो कोच हैं उनके भी नार्को टेस्ट कराया जाए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह की ओर से क्या फिर से कोई प्रतिक्रिया आती है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस चूंकि इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। अब देखना होगा कि पहलवानों का ये धरना प्रदर्शन पार्ट 2 कब तक चलता है। उत्तराखंड में जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है और अब तक 350 से अधिक अवैध निर्माण तोड़ दिए गए, जिसमें मजारे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपना लैंड रिकॉर्ड बनाएंगे और ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटल होने के साथ साथ मैनुअल यानी फाइल के रूप में भी तैयार होगा। और अब अतिक्रमण जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में उस अधिकारी के साथ साथ जिस विभाग की जमीन पर कब्जा होगा वहां का अधिकारी भी जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री की यह बड़ी कार्रवाई और बड़ी बैठक सीधे तौर पर संदेश दे रही है कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर होने वाले कब्जे या सरकारी जमीनों पर जो भूमाफियाओं की नजर रहती है वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। उनकी होने वाली बैठकों के जितने कार्यक्रम है उनका निरीक्षण किया और आज उन्होंने देखा कि कार्यक्रम में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। जितना भी क्षेत्र है, परमार्थ निकेतन है या जानकी झूला या मुनि की रेती है, जो भी है उनमें बहुत कमियां पाई गई हैं और जिन कमियों को उन्होंने पूरा करने के लिए जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बोला है और इस बात को लेकर काफ़ी नाराज भी हुए। उन्होंने जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट के मैनेजर थे उनको अच्छी तरह डांट लगाई और साथ ही ये कहा है कि ये कार्यक्रम मुझे कल तक पूरा चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में पूरा नहीं होता तो हो सकता है कि उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार उत्तर प्रदेश और देश में सुर्खियों में बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि विदेशी हथियारों का सप्लाई कर रहा था। उसके साथ साथ NIA की हाल फिलहाल में हुई छापेमारी में तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं जो ये बयां कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो ड्रग सप्लाई में जुट गया है। हालांकि सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई उत्तर प्रदेश और देश की सुर्खियों में था। जिस तरीके से अतीत और अशरफ की हत्या हुई उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम निकलकर सामने आया कि उत्तर प्रदेश में जिन विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर रहा है। NIA के छापेमारी के दौरान तमाम तथ्य NIA के हाथ लगे हैं, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी उसको लेकर प्रयास किए। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में एक बार फिर से कोर्ट ने अगली तारीख दे दी और ये अगली तारीख 5 जून को होगा। यदि बात घटनाक्रम की करें तो घटनाक्रम 3 अगस्त 2091 का है और 91 में लौराबिर स्थित उनके आवास पे सरेशाम उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। 5 आरोपी बताए गए थे और इस 5 आरोपी में सबसे जो प्रमुख आरोपी हैं वो मुख्तार अंसारी का नाम है। अब देखने की बात ये होगी कि 5 तारीख को MP MLA कोर्ट आखिर क्या रुख अपनाती है, किसके पक्ष में फैसला देती है और किसके विरोध में फैसला देती है। लेकिन जो भी हो, अब अगली कार्रवाई या अगली फैसले का इंतज़ार 5 जून तक होगा और स्वाभाविक सी बातें हैं कि सबकी नज़रें इस फैसले की ओर की हुई है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद कोर्ट उस नतीजे पे पहुंचेगा जिसको सबका इंतजार हो। जनपद आगरा के शमशाबाद ब्लॉक परिसर में जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके द्वारा ब्लॉक परिसर का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मीटिंग हॉल है उसमें रंगाई पुताई के साथ सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है, उसका लोकार्पण किया गया है फीता काटकर। तो वहीं
भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ पानी की टंकी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके द्वारा यहाँ पर तमाम जो रजिस्टर हैं, यहाँ के कार्यकाज हैं, उनका भी निरीक्षण किया गया है। पूरे ब्लॉक परिसर की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको भी बारीकी से चेक किया गया है और बिल्कुल साफ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं उनकी समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए। साथ ही साथ लोकार्पण के साथ साथ जो मीटिंग हॉल था वो काफी जर्जर हालत में था, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है, उसका लोकार्पण आज जो ब्लॉक प्रमुख है उनके द्वारा किया गया। दबंगों को नहीं रहा खाकी का खौफ। जी हाँ, ये मामला पूरा रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा गांव का बताया जा रहा है, जहां एक रिटायर्ड फौजी को न्याय के लिए थाने के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। थक हार के आज रिटायर्ड फौजी ने पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने उसको आश्वस्त जरूर किया है कि न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थाने पर सुनवाई ना होना ये खाकी को सवालों के घेरे में ज़रूर खड़ा करती है। आए दिन लगातार थानों से फरियादियों का जमवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लगता है, जबकि पुलिस अधीक्षक और आईजी जोन तरुण गावर ने पिछली बार भी ये निर्देशित किया था कि कोई भी थाने पर जो भी मामले हों वो थाने पर निपटारा हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर फरियादियों को जमवाड़ा ना लगे। लेकिन लगातार फरियादियों को जमवाड़ा लगना कहीं ना कहीं से खाकी को सवालों घेरे में ज़रूर खड़ा करता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और फौजी को न्याय मिल पाता है नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा। दबंग पुलिस एक बार फिर सतर्क हो गई और साथ ही साथ परेशान भी। जी आपको बता दें कि कल रात मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया, जिसने ये दावा किया है कि वो राजस्थान का रहने वाला है और उस अज्ञात व्यक्ति को लगातार कोई इंसान फ़ोन कर 26/11 मुंबई अटैक के बारे में जानकारी दे रहा है। ये कहते हुए उस अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद से ही मुंबई पुलिस लगातार उस फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और वो फ़ोन बंद आ रहा है। आपको बता दें इस पूरे ये अज्ञात कॉल के बाद जो है मुंबई पुलिस जो है वो एक्शन में आ तो गई है और सतर्क भी हो गई, लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। लगातार 2 महीने से मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को ऐसे ही अज्ञात व्यक्ति लोग कॉल कर जो है मुंबई पुलिस को सतर्क भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बाद में जब पुलिस जांच में जुट जाती है तो कोई ना कोई फरेबी इंसान सामने निकल कर आता है। अब देखना ये होगा कि इस बार जो अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया है वो कौन है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि सारे जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं उससे मुंबई पुलिस सतर्क तो हो गई है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से ये फ्रॉड कॉल आ रहे हैं उससे मुंबई पुलिस जो है वो परेशान हो गई। पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र देवरिया कला में बीशलपुर देवरिया हाईवे पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र का गांव पड़ता है बकेनिया दीक्षित, कहाँ का एक प्रेमपाल युवक सुबह बताया जा रहा परिजनों के द्वारा बताया गया है कि सुबह 6 बजे वो गाँव के 2 लोगों के साथ पड़ोस के गाँव में सरकारी जो गल्ले की दुकान है वहाँ पे राशन लेने गया था। जब 1.5 घंटे तक वापस नहीं आया तो किसी के द्वारा सूचना मिली कि एक शव बरामद हुआ है। जब जानकारी हुई मौके पर पहुंचे तो वो शव प्रेमपाल का ही था। वहीं उसके शरीर पे कटे हुए जो है जख्म के निशान हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तेज आरे या किसी और चीज से कटा हुआ है। वहीं परिवारजनों पुलिस का कहना है कि ये हादसा है, हो सकता है कि बाइक कांटे वाले जो तार लगे हुए हैं उनसे उलझ गई हो, लेकिन वही परिजनों का साफ कहना है कि यदि चोट लगती कोई घायल होता तो एक घायल होता, लेकिन 2 लोग जो अन्य थे वो घायल नहीं हुए। तो कहीं न कहीं ये गुत्थी उलझी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन इस मामले की गहनता से जांच कर, आप देखने वाली बात ये होगी कि क्या मामला निकल करके आता है। आगरा के थाना सैया क्षेत्र में बीती रात 13 चौकी NH3 पर उर्मिला गार्डन में 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की नीयत से फायर कर दिया। रवि कुमार नाम का व्यक्ति जाजू सराय के रहने वाले हैं। ब्राह्मण परिवार में 2 सगे बेटों की शादी थी उस गार्डन से, जिस गार्डन में लूट की नीयत से आए बदमाशों ने गेट पर खड़े व्यक्ति में गोली मार दी। गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना थाना सैया क्षेत्र में दी गई। थाना सैया से पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिवार के लोग भी वहां पहले से शादी समारोह में सम्मिलित थे। परिवार के लोग सम्मिलित होने आए थे। उन्होंने निजी अस्पताल में उपचार के लिए रवि कुमार को आगरा भर्ती कराया, जिसमें उनका इलाज जारी है। पुलिस भी कई जगह ऐसे बदमाशों पर दबिश दे रही है। आखिरकार बदमाशों के थाना सैया क्षेत्र में हौसले बुलंद है। आखिरकार ऐसे लोगों पर कब पुलिस करेगी बड़ी कार्रवाई। आगरा के थाना सैया क्षेत्र में बीती रात 13 चौकी NH3 पर बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर कोटवार थाना क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र
तिवारीपुर मठिया गांव निवासी राजकमल की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चले राजकमल अपने घर से साइकिल से निकले हुए थे कि अचानक घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उन पर तबाल पर फायरिंग झोंक दी। अब फायरिंग झोंकते ही वो गिर पड़े। गिरते ही स्थानीय लोगों ने उनको आनंद फानंद में सेच्ची पहुंचाया। उसके बाद सेच्ची में पेट्रोल में घुस कर दिया। मौके पहुंचे राघवन चक्रवर्ती सीओ ने जांच पड़ताल की और उसके बाद पुलिस अधीक्षक स्वयं वर्मा भी मौके पर पहुंच करके उन्होंने बताया कि जांच टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। हंसगंज में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया, जहां पर प्रेमी जोड़े के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े मिले। आपको बता दें, पूरा मामला पटियाली थाना क्षेत्र के श्री निगला का है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्रेमी जोड़े का शव घेर में पड़ा हुआ मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं इस पूरे मामले में फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस के मुताबिक ये मामला सामने आया है कि प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान दी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना का कारण स्पष्ट हो सकेगा। हत्या या आत्महत्या, इन सभी चीजों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल एक ही जाति के थे और एक ही गांव के रहने वाले थे। परिजन उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए तो उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। पूरा मामला अमरोहा जनपद के सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला तलवारसा का है, जहां निजाम का परिवार रहता है। निजाम के बेटे की शादी लखनऊ में तय हुई थी और लखनऊ में शादी की रस्म अदा करने के लिए पूरा परिवार लखनऊ गया था और मकान के ताले बंद कर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को जैसे ही परिवार वापस अपने घर लौटा तो मकान के ताले तोड़े हुए थे। इसके बाद पीड़ित परिवार ने देखा कि अंदर काफ़ी सामान चोर चोरी कर ले गए। इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड और क्षेत्राधिकारी तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मौके पर जांच पड़ताल शुरू की दी। उधर क्षेत्राधिकारी विजय कुमार राणा का कहना है कि पूरे मामले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस चोरी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पीड़ित परिवार का कहना है कि जल्द ही पुलिस से मुझे उम्मीद है कि पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी और चोरों को गिरफ्तार कर लेगी। अमेठी में बारात आए हुए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के जेठूपुर गांव का है, जहां पर कल देर शाम मुंशीगंज थाना क्षेत्र से बारात आई हुई थी और पूरी रात वैवाहिक कार्यक्रम चलता रहा। सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए गांव के बाहर गए तो उन्होंने एक युवक को पड़ा देखा तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दिया और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस। जब मौके पर पहुंची तो एक युवक वहीं मृत मिला और वहीं एक गंभीर रूप से घायल था। पुलिस ने दोनों युवकों को जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और वहीं दूसरे युवक को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रिफर कर दिया है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अमेठी में कुशीनगर में पूर्व प्रधान को निर्मम तरीके से धारदार हथियार से हमलावरों ने की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। हालांकि मामले की जानकारी होने पर भोर में ही पुलिस अधीक्षक धौल जायसवाल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण करने की भी बात कही। इधर परिजनों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के कोटही गाँव का है, जहां के पूर्व प्रधान राम हरख यादव शादी पार्टी में गए हुए थे। वहां से बीती रात वापस आते समय गांव के बाहर करबला के पास उनके ऊपर अज्ञात हमलावरों के द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिसके वजह से धारदार हथियार चले और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं पुलिस अधीक्षक धौल जायसवाल ने भी घटनास्थल का भोर में ही जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया।